गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं बीएससी पार्ट 3 के पेपर 2 इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी का टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी का परिचय, पारिस्थितिकी का परिचय की पारिस्थितिकी क्या होती है। सबसे पहले अपन देखते हैं व्हाट इज इकोलॉजी, कि इकोलॉजी है क्या, कौन सी विज्ञान है जिसे इकोलॉजी कहते हैं। तो जो साइंस ऑफ लाइफ है, जीवन का विज्ञान है, उसे अपन बायोलॉजी कहते हैं। और इकोलॉजी बेसिकली बायोलॉजी की ब्रांच है। और इकोलॉजी के अंदर अध्ययन किया जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म जो जीव हैं और उनका जो जैव भौतिक एनवायरनमेंट है जिसमें वो पाए जाते हैं, इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होती हैं, इसके अध्ययन को अपन इकोलॉजी कहते हैं, पारिस्थितिकी कहते हैं। और ये जो जैव भौतिक एनवायरनमेंट होता है, इसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों तरह के ही कंपोनेंट होते हैं, इसलिए इसको बायो और फिजिकल, बायोटिक और एबायोटिक दोनों कंपोनेंट जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा उसके एनवायरनमेंट में, वातावरण में पाए जाते हैं, दोनों मिल करके ही बायोफिजिकल एनवायरनमेंट बनाते हैं। इसलिए इन दोनों का जो अध्ययन होगा, बायोफिजिकल एनवायरनमेंट और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच के इंटर रिलेशनशिप या अंतर संबंधों का जो अध्ययन होगा वो इकोलॉजी कहलाता है। अब देखते हैं अपन इकोलॉजी वर्ड कहाँ से आया है। तो इकोलॉजी जो वर्ड है ये 1866 में जर्मन साइंटिस्ट हैकल ने दिया था। और ये ग्रीक वर्ड इकोस, जिसका मतलब होता है होम, हाउस, लिविंग प्लेस, जहाँ पे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसकी अपनी स्टडी कर रहे हैं, जिसकी अपनी बात कर रहे हैं, वो जहाँ रहता है वो उसका प्लेस, और साथ ही लोगोस का मतलब होता है स्टडी, अध्ययन। तो इकोलॉजी का मतलब है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जहाँ रहता है उसका जो अध्ययन किया जाता है उसे अपन इकोलॉजी कहते हैं। अब बायोफिजिकल जो एनवायरनमेंट है, इसमें बायोफिजिकल एनवायरनमेंट में सभी जितनी भी मैकेनिज्म है, जितना भी सिस्टम है वो चलता है, जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी बायोफिजिकल एनवायरनमेंट में संपन्न होती हैं, इसलिए इसे अपन इकोसिस्टम कहते हैं। और इकोसिस्टम जो है वो एक जियोग्राफिक एरिया है जहाँ पे प्लांट्स, एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म, साथ ही जो फिजिकल फैक्टर हैं, लैंडस्केप, वेदर, ये सब आपस में एक लाइफ का बबल बनाते हैं, आपस में इंटरेक्ट करके एक लाइफ का बबल बनाते हैं, लाइफ की सर्वाइविंग को पॉसिबल करते हैं और लाइफ को पॉसिबिलिटी देते हैं, एक जीवन का बुलबुला बनाते हैं कि वहाँ पे जीव रह सकते हैं, जीवन हो सकता है, पॉसिबिलिटी होती है वहाँ पे। इसलिए इसे अपन जो अर्थ साइंस, इस वजह से अर्थ साइंस को बैकबोन ऑफ इकोलॉजी भी कहा जाता है, क्योंकि अर्थ साइंस के बिना, जैसे कि वेदर, लैंडस्केप, इन सब के बिना अकेले जीवों से इकोलॉजी पॉसिबल नहीं हो सकती है। अब इकोलॉजी में जो अपन स्टडी करते हैं वो ऑर्गेनिजम्स की करते हैं, उसकी पॉपुलेशन की करते हैं, कम्युनिटी समुदायों की करते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र की करते हैं और बायोस्फीयर की करते हैं। और जो जहाँ पे वो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता है जिसकी स्टडी की जाती है, उसे ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट या पर्यावरण, वातावरण उसे कहते हैं। तो इकोलॉजी को इसलिए, क्योंकि एनवायरनमेंट की स्टडी होती है मेनली, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट की स्टडी ही इकोलॉजी कहलाती है, इसलिए कभी कभी इसको एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कहा जाता है, एनवायरमेंटल बायोलॉजी भी कह दिया जाता है। और जनरल, अगर अपन इन जनरल बात करें तो इकोलॉजी है वो एक नेचुरल साइंस है, प्राकृतिक विज्ञान है, क्योंकि इसके अंदर अपन जो स्टडी करते हैं विज्ञान की, वो संबंधित होती है नेचर से और लिविंग वर्ल्ड के इंटर रिलेशन से, इसलिए इसको प्राकृतिक विज्ञान भी कहते हैं, नेचुरल साइंस भी कहते हैं। अब अपन देखते हैं डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी की परिभाषा है, पारिस्थितिकी की परिभाषा क्या दी जा सकती है। और अलग अलग साइंटिस्ट ने इकोलॉजी की परिभाषाएं अपने अपने हिसाब से अलग अलग दी हैं। सबसे पहले तो अपन देख चुके हैं कि इकोलॉजी जो वर्ड है वो कहाँ से आया है। ये ग्रीक रूट्स इकोस और लॉजी से आया है, जिसका मतलब, इकोस का मतलब होता है एट होम और द स्टडी ऑफ, कि घर की स्टडी या किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के रहने वाले प्लेस की स्टडी, उसके हाउस की स्टडी, लिविंग प्लेस की स्टडी, उसे अपन इकोलॉजी कहते हैं। और ये वर्ड क्योंकि हैकल ने दिया था, तो हैकल ने 1870 में इसकी
परिभाषा भी दी थी और इन्होंने ये बताया था कि जो इकोलॉजी है इससे मतलब हमारा होता है किसी नेचर की इकोनॉमी का ज्ञान, किसी भी नेचर की, प्रकृति की इकोनॉमी का जो ज्ञान है उसे अपन इकोलॉजी कहते हैं, जो ये बताती है, ये इन्वेस्टिगेट करती है कि एनिमल और उसके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एनवायरनमेंट के बीच में जो भी टोटल रिलेशंस हैं उनकी स्टडी इसमें की जाती है। इसलिए इकोलॉजी को नेचर की इकोनॉमी का ज्ञान के रूप में इन्होंने हीकल ने इकोलॉजी को बताया। इसके बाद बर्डन और सैंडरसन नाम के साइंटिस्ट ने भी जो इकोलॉजी है इसकी डेफिनेशन 1890s में दी। इन्होंने ये बताया कि जो बायोलॉजी है इसकी 3 नेचुरल डिविजन्स हैं, उसमें से इकोलॉजी एक है। फिजियोलॉजी, मॉर्फोलॉजी और इकोलॉजी, इन तीनों नेचुरल डिवीजन से मिलकर बायोलॉजी बनी होती है। इसके बाद एल्टन, जिन्होंने 1927 में जो इकोलॉजी है इसको इस तरह से डिफाइन किया, साइंटिफिक नेचुरल हिस्ट्री को ही इकोलॉजी कहते हैं। उसके बाद आए एंडरवर्थ, जिन्होंने 1961 में बताया कि जो ऑर्गेनिज्म हैं, जीव हैं, उनके डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण और उनकी प्रचुरता, अबंडेंस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अबंडेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म की साइंटिफिक स्टडी, वैज्ञानिक अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। उसके बाद ऑडम ने 1963 में इकोलॉजी की डेफिनेशन दी। इन्होंने बताया द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर, जो प्रकृति है उसकी संरचना और कार्यों के अध्ययन को ही इकोलॉजी कहते हैं। तो इन सब की जो डेफिनेशंस है, अलग अलग साइंटिस्ट की अगर अपन डेफिनेशन देखते हैं तो अल्टीमेटली अपन को एक सार रूप में ये डेफिनेशन समझ में आती है। सार रूप में अपन ये कह सकते हैं कि इकोलॉजी जो है वो साइंटिफिक स्टडी है, एक वैज्ञानिक अध्ययन है जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के वितरण, उनकी प्रचुरता और उनका जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के अंदर पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके बीच में पाई जाने वाली इंटरेक्शंस और साथ ही ट्रांसपोर्ट और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी टोटल बायोस्फीयर में, इससे अपन सार रूप में इनके अध्ययन को अपन कह सकते हैं इकोलॉजी। और यदि सार रूप में अपन ये भी कहें कि इकोसिस्टम की स्ट्रक्चर और फंक्शन के अध्ययन को, इकोसिस्टम के जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसकी संरचना और उसकी कार्यों के अध्ययन को इकोलॉजी अपन कह सकते हैं। अब अपन अगला टॉपिक इस टॉपिक का सब टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ इकोलॉजी। इकोलॉजी के टाइप क्या हो सकते हैं? तो इन जनरल अगर अपन इसको क्लासीफाई करें तो 2 भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं कि अपन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या ले रहे हैं। इसके आधार पे अपन 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक एनिमल इकोलॉजी और एक प्लांट इकोलॉजी। जो एनिमल इकोलॉजी है उसके अंदर अपन स्टडी करेंगे एनिमल पॉपुलेशन और एनिमल पॉपुलेशन में पाए जाने वाले चेंजेज और एनिमल्स के बिहेवियर, व्यवहार और उनकी जो रिलेशनशिप है, संबंध हैं उनके एनवायरनमेंट के साथ, उसकी स्टडी को अपन एनिमल इकोलॉजी कहते हैं। लेकिन जो एनिमल्स हैं वो हमेशा प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं खाने के लिए और शेल्टर के लिए। इसके लिए उन्हें प्लांट्स की ज़रूरत होती है। प्लांट्स के बिना उनका कोई भी कार्य, उनकी लाइफ पॉसिबल नहीं हो सकती है। इसलिए एनिमल इकोलॉजी में जो एनिमल्स और प्लांट्स दोनों समुदायों का अध्ययन किया जाता है। अब अपन देखते हैं सेकंड टाइप इसका, प्लांट इकोलॉजी। प्लांट इकोलॉजी में प्लांट्स की रिलेशनशिप और उनके एनवायरनमेंट के बीच दूसरे प्लांट्स और एनवायरनमेंट के बीच की रिलेशनशिप की स्टडी की जाती है। इस तरह से ये 2 भाग हो गए। लेकिन अगर अपन इसका और क्लासिफिकेशन करना चाहें इकोलॉजी का, और ऑर्गेनिज्म और उसका हैबिटेट के बेसिस पे कि ऑर्गेनिज्म क्या है, एक है या ज़्यादा है या कितने हैं, उसके आधार पे अगर अपन इसको डिवाइड करें तो 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक सिन इकोलॉजी, एक ऑट इकोलॉजी। एक स्व पारिस्थितिकी जो कि खुद के साथ अध्ययन होता है, और एक सिन इकोलॉजी। तो ये 2 भागों में अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं सिन इकोलॉजी, सिंकोलॉजी। तो सिंकोलॉजी जो है इसके अंदर एक ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म लिए जाते हैं।
एक एनिमल की नहीं बल्कि ग्रुप ऑफ एनिमल्स की स्टडी की जाती है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, या फिर कम्युनिटी, अपन इसे कम्युनिटी इकोलॉजी भी सिंकोलॉजी को कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ये एक कम्युनिटी की कम से कम स्टडी की जाती है, ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, और इसे अपन हैबिटेट बेस्ड स्टडी भी कहते हैं। हैबिटेट वो होता है जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म, हैबिटेट वो होगा जहाँ ऑर्गेनिज्म या स्पीसीज या उसकी पॉपुलेशन या फिर कोई कम्युनिटी रहती है। और ये दो तरह के मेनली हैबिटेट होते हैं। तो हैबिटेट एक होगा टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक एक्वेटिक हैबिटेट। और एक्वेटिक हैबिटेट खुद भी तीन तरह के मेनली होते हैं, मरीन समुद्री, फ्रेश वाटर हैबिटेट और एस्चुरियन इकोसिस्टम। और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में अपन देखते हैं फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट और केव इकोसिस्टम्स। और दूसरी टाइप है ये सिंकोलॉजी की, जो एक होती है सिंकोलॉजी और दूसरी ऑर्टिकोलॉजी। ऑर्टिकोलॉजी स्व पारिस्थितिकी में किसी एक ऑर्गेनिज्म की उसके एनवायरनमेंट के साथ जो रिलेशनशिप होती है उसके अध्ययन को अपन ऑर्टिकोलॉजी या स्व पारिस्थितिकी कहते हैं। और इसके अंदर इसे स्पीसीज इकोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल का मतलब है, एक स्पीसीज की ही स्टडी होती है और उस स्पीसीज का न्यूट्रिशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, डेवलपमेंट, लाइफ हिस्ट्री, इसका अध्ययन एक एनवायरनमेंट में किया जाता है। अब ऐसे ही इसकी जो इकोलॉजी है इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं। अगर अपन स्टडी का फील्ड देखें तो फील्ड के आधार पे बहुत सारी इकोलॉजी की ब्रांचेज, सब ब्रांचेज बना दी गई हैं और भी बन रही हैं। जैसे जैसे स्टडी रिसर्च बढ़ती है वैसे वैसे जिस फील्ड पे इसको लिमिटेड कर दिया जाता है वो एक इकोलॉजी का सब ब्रांच बन जाती है। जैसे कि अगर अपन बात करें कि इंसेक्ट इकोलॉजी, जिसमें इंसेक्ट की स्टडी की जाती है, माइक्रोबायल इकोलॉजी जिसमें माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रोब्स जो होते हैं उनके एनवायरनमेंट के साथ स्टडी होती है। और इसी तरह से बहुत सारी इकोलॉजी की ब्रांचेज, सब ब्रांचेज बनी हुई हैं। कुछ ब्रांचेज को अपन यहाँ देखते हैं। जो सबसे पहले देखते हैं मॉलिक्यूलर इकोलॉजी। मॉलिक्यूलर इकोलॉजी जो है ये स्मॉलेस्ट स्केल है इकोलॉजिकल स्टडीज़ का, क्योंकि इसमें मॉलिक्यूलर इकोलॉजिस्ट, इसमें कार्य करने वाले जो स्कॉलर होते हैं मॉलिक्यूलर इकोलॉजिस्ट कहलाते हैं। और इनका फोकस मेनली होता है डीएनए और प्रोटीन्स, जिनसे कि ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं और ये एनवायरनमेंट को किस तरह से प्रभावित करते हैं, डीएनए और प्रोटीन्स इनकी स्टडी की जाती है। और इनके द्वारा जो इनकी स्टडी करने से अपन, जैसे कि जीन फ्लो के बारे में अपन को किसी भी इकोसिस्टम में, या मॉलिक्यूलर इकोलॉजी से जीन फ्लो का पता चलता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट जो पॉपुलेशन में होता है उसके बारे में अपन को पता चलता है, को इवोल्यूशन को ये एक्सप्लेन करती है मॉलिक्यूलर इकोलॉजी। और जेनेटिक डाइवर्सिटी किसी पॉपुलेशंस में जो पाए जाने वाली जेनेटिक डाइवर्सिटी है, ये इसको समझना भी मॉलिक्यूलर इकोलॉजी के द्वारा ही संभव है। उसके बाद अपन देखते हैं ऑर्गेनिज्मल इकोलॉजी। किसी एक ऑर्गेनिज्म की जो स्टडी की जाती है एक एनवायरनमेंट में, उसे अपन ऑर्गेनिज्मल इकोलॉजी कहते हैं। और इससे क्या होता है कि स्पेसिफिक इंटरेक्शंस, किसी एक एनिमल के स्पेसिफिक इंटरेक्शंस जो होते हैं उनके फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ या अदर ऑर्गेनिज्म के साथ, उनको देखा जा सकता है किसी एक इंडिविजुअल के बेसिस पे। इसके बाद है पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी में किसी एक स्पीसीज़ की पॉपुलेशन, एक स्पीसीज़ में पाए जाने वाले जितने भी एनिमल्स होते हैं जो उसके मेंबर होते हैं, उन सब की एनवायरनमेंट के साथ स्टडी की जाती है, जिसमें जो अपन जानकारी अपन को मिलती है, जो अपन जानते हैं, जिनकी स्टडी करते हैं, वो होते हैं पॉपुलेशन साइज, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन डेंसिटी, डिस्पर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, इन सब की स्टडी की जाती है। और इनसे अपन को पॉपुलेशन जो चेंज होती है, पॉपुलेशंस में जो चेंज होते हैं टाइम के साथ, वो किस वजह से हुए, किस कारण से हुए, जैसे कि क्लाइमेट की वजह से हुए, एटमॉस्फेयर की वजह से हुए, टेम्परेचर की वजह से हुए, या फिर दूसरी पॉपुलेशंस की वजह से हुए, इन सब के बारे में अपन को पॉपुलेशन इकोलॉजी में पता चलता है। इसके बाद है कम्युनिटी इकोलॉजी। तो कम्युनिटी इकोलॉजी में बहुत सारी पॉपुलेशंस की स्टडी की जाती है, जिसको कि अपन कम्युनिटी इकोलॉजी कहते हैं। और
उसमें अलग अलग कम्युनिटीज़, अलग अलग पॉपुलेशंस को एक साथ स्टडी किया जाता है और उनके इंटर रिलेशंस का अपन को पता चलता है। उसके बाद है इकोसिस्टम इकोलॉजी। इकोसिस्टम इकोलॉजी में पूरे इकोसिस्टम की स्टडी की जाती है। वो छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उसमें बहुत सारी कम्युनिटीज़ आती हैं, पॉपुलेशंस आते हैं, ये सब एक साथ ही स्टडी की जाती है। उसके बाद अपन देखते हैं ह्यूमन इकोलॉजी, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। ह्यूमन इकोलॉजी थोड़े टाइम पहले ही अपन सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज नाम का जो जलवायु परिवर्तन का एक कंसेप्ट अपन देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रही है, ये थोड़े टाइम पहले ही आया है। और ये इसका जो कारण है, क्लाइमेट चेंज होने का जो कारण है, वो मेन कारण है ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन की वजह से हुआ है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ है। उनका इफ़ेक्ट अर्थ और इकोसिस्टम पे, जो ह्यूमन एक्टिविटी है उनका जो इफ़ेक्ट है वो क्लाइमेट पर पड़ा है और क्लाइमेट चेंज के रूप में अपने सामने आया है। इस तरह से जो ह्यूमन इकोलॉजी है उसके अंदर अपन देखते हैं कि ह्यूमन और ह्यूमन एक्टिविटी का इकोसिस्टम्स, कम्युनिटीज़, पॉपुलेशंस जो अपने चारों तरफ रहते हैं उन पर क्या फ़र्क पड़ता है, इन सब का ह्यूमन इकोलॉजी में पता चलता है। कि अपन ह्यूमन से जो ह्यूमन लैंड यूज करता है, नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करता है, डिफॉरेस्टेशन करता है, जंगलों का काटना और फॉसिल फ्यूल को जो जलाते हैं और नई स्पीसीज़ को इन्वेसिव स्पीसीज़ दूसरी जगह से लाके स्पीसीज़ को इंट्रोड्यूस करना, ये सब कार्य ह्यूमन के द्वारा किए जाते हैं। ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ ह्यूमन के द्वारा की जाती हैं, मानवीय क्रियाएं हैं जिनका कि अपने इकोसिस्टम पर, नेचर पर प्रभाव पड़ता है और इनकी स्टडी को ह्यूमन इकोलॉजी में किया जाता है, उसे अपन ह्यूमन इकोलॉजी कहते हैं। अब अल्टीमेटली अपन देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ इकोलॉजी, कि इकोलॉजी इम्पोर्टेंट क्यों है, इसकी स्टडी क्यों की जाती है, इकोलॉजी जो पारिस्थितिकी है उसका अध्ययन क्यों किया जाता है, क्यों ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या महत्व है इसका। तो अपन इकोलॉजी और इकोलॉजिकल सिस्टम्स की स्टडी करके अपन को ये बात पता चलती है, ये इकोलॉजी हमें ये बताती है कि ऑर्गेनिजम्स जो जीव हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और नेचुरल वर्ल्ड के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं। तो जो इंटरेक्ट करने का जो इंटर रिलेशनशिप है उनका पता चलता है। ऑर्गेनिज्म किसी एरिया में किस तरह से सरवाइव करते हैं, किस तरह से रहते हैं किसी स्पेसिफिक एरिया में, ये पता चलता है। और इसके अलावा अपन को ये भी पता चलता है इकोलॉजी से कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसमें किस तरह से टाइम के साथ चेंज हो रहा है, चेंज होने का कारण क्या है, कौन सी रिएक्शंस, कौन सी इंटरेक्शंस की वजह से ये चेंज हो रहे हैं। जैसे कि अपन देखते हैं क्लाइमेट चेंज, और नई ऑर्गेनिज्म को एक जगह से दूसरी जगह ले आते हैं तो वो वहाँ की जो ओरिजिनल जो नेचुरल हैबिटेट जिनका होता है उन स्पीसीज़ पे नई आई हुई, बाहर से आई हुई स्पीसीज़ का क्या असर होता है। नेचुरल डिजास्टर्स जो अपने आते हैं, ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से डिजास्टर हो जाते हैं और जो किस तरह से दूसरे जीवों को प्रभावित करते हैं और किस तरह से नेचुरल वर्ल्ड को एक इकोसिस्टम में प्रभावित करते हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ता है, इन सब का पता अपन को चलता है इकोलॉजी से, इकोलॉजी की स्टडी से। अब अगर अपन शॉर्ट में देखें तो अपन को जो इकोलॉजी है, इकोलॉजी का जो अध्ययन है उसमें अपन बायोस्फीयर की टोटल हर चीज़, बायोस्फीयर में पाई जाने वाली हर एक चीज़ की स्टडी करते हैं, होने वाली हर एक एक्टिविटी की स्टडी इकोलॉजी के अंदर की जाती है और वो अपन को ये बताती है कि इससे अपन अर्थ पे रहते हुए किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और जो अपने अर्थ पे चारों तरफ जो चीज़ें पाई जाती हैं उनके साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। और साथ ही अपन को ये पता चलता है कि इकोसिस्टम का फॉर्मेशन कैसे होता है, पारिस्थितिकी तंत्र बनते कैसे हैं और किस तरह से जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो जीव हैं, वो कैसे और क्यों एक्ट करते हैं, क्यों, किस तरह का व्यवहार कैसे करते हैं और क्यों करते हैं, और उनका डिस्ट्रीब्यूशन, वो डिस्ट्रीब्यूट किस आधार पे होते हैं, ये सब अपन को इकोलॉजी से पता चलता है। और इसके अलावा जो अपने चारों तरफ पाए जाने वाला वर्ल्ड है उसमें
ह्यूमन जो है वो किस तरह से अपने इकोसिस्टम को, अपने नेचुरल वर्ल्ड को प्रभावित कर रहा है, ये भी अपन को पता चलता है। और साथ ही साथ इकोलॉजी हेल्प करती है ये समझने में कि कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजी क्या है, इन्वेसिव स्पीसीज़ क्या होती हैं, उनका क्या इफेक्ट होता है, और क्लाइमेट चेंज, इस तरह के जो कुछ प्रॉब्लम्स अपने सामने आ रही हैं, ये भी अपन को इकोलॉजी से ही पता चलता है। जो इंटर रिलेशंस होते हैं उनकी स्टडी से ही पता चलता है, अलग अलग जीवों के और उनके जो बायोफिजिकल एनवायरनमेंट की स्टडी से ही पता चलता है। इस तरह से आज का अपना टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।